5 साल पहले 2019 में 24 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे तो एनडीए यानी बीजेपी और शिवसेना में खुशी की लहर थी। इस गठबंधन को 161 सीटों पर जीत मिली थी। फिर इस गठबंधन में सीएम पोस्ट को लेकर रस्साकशी का दौर शुरू हुआ। करीब 1 महीने तक शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर चला। 2019 से 2024 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन बना, उस गठबंधन से शिवसेना अलग होकर के महायुति बनाती है। वो कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार चलाती है, लेकिन वो सरकार असफल होती है क्योंकि उससे एक गुट निकल करके शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जा मिलता है और शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद अजित पवार का जो आना जाना लगा था वो भी भारतीय जनता पार्टी में आकर के एक नई एनसीपी बनाते हैं और इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में एक राजनीतिक कुहासा छा जाता है, एक राजनीतिक अनिश्चितता छा जाती है। कौन असली और कौन नकली की राजनीति चलने लगती है। 23 नवंबर की सुबह बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के समर्थन के बिना ही सीएम पद की शपथ ले ली। उनके लिए एनसीपी से बगावत करने वाले अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन अचानक राजनीति ने करवट ली। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत तो मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन टूट भी गया। अजित पवार के चाचा और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना को मिलाकर महाविकास अघाड़ी की नींव रख दी, जिससे फडणवीस के लिए बहुमत जुटाना मुश्किल हो गया और उनकी सरकार केवल 5 दिनों में ही गिर गई। 28 फरवरी को उद्धव ठाकरे सीएम बने और मातोश्री से मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा बंगला पहुंच गए। 25 साल साथ रहने के बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। फिर दोनों राजनीतिक दलों ने गठबंधन के नए प्रयोग किए। शिवसेना अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार 2.5 साल चली। इस दौरान केंद्र की जांच एजेंसियां अपना काम जारी रखे हुए थीं। आखिरकार ठाकरे सरकार को गिराने का मौका आया। कोरोना संकट के दौरान बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाराजगी को हवा देना शुरू किया और उनके बहुत करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे को तोड़ दिया। देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो 2019 और 2024 के बीच में वहाँ पे राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक रूप से 4 बड़े ध्रुव हुआ करते थे, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। और 2 बड़े प्रमुख रूप से गठबंधन थे, एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वाभाविक गठबंधन था, और दूसरी तरफ वैचारिक रूप से देखें तो कांग्रेस और एनसीपी का एक स्वाभाविक गठबंधन था। और दोनों गठबंधनों ने मिलकर करके वहाँ पे चुनाव लड़ा और जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को स्वीकार करते हुए बहुत बड़े मैंडेट के साथ सत्ता की चाबी हाथ में दी। लेकिन आपने देखा ही होगा कि मुख्यमंत्री पद का एक विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद को लेकर के शिवसेना ने जिस तरीके से वहां राजनीतिक रूप से पलटी मारी और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई, और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पे राजनीतिक रूप से एक घालमेल उत्पन्न हुआ, जिसके तहत शिवसेना टूटी 2 भागों में। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बड़ा भाग टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया और लगभग समझ लीजिए 2.5 साल की उद्धव जी की जो सरकार थी वो सत्ता परिवर्तन होकर के एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी और उनके वहां के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री सत्ता में शामिल हुए। और उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को भी तोड़ करके और एक अजित पवार गुट अलग बनाया और उसको अपने साथ मिलाया, और आज की तारीख में वहां पे राजनीतिक रूप से कई ध्रुव उत्पन्न हो गए। प्रमुख रूप से बात करें तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, एनसीपी अजित पवार गुट। और उसके बाद में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वहां पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी भी अपना राजनीतिक स्टैक बढ़ाने पे लगी हुई है, और स्थिति और परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, सभी की आज प्रबल इच्छा ये है कि महाराष्ट्र में अपना राजनीतिक विस्तार करें।
तो आज अगर हम 2024 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुदलीय राजनीति कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई दिख रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक प्रयोग कर रही थी। उद्धव ठाकरे की कार्यशैली और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव के कारण शिवसेना के कई वरिष्ठ नेता पाला बदलने के लिए तैयार थे। 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे, जो महाविकास अघाड़ी में शहरी विकास मंत्री थे, कुछ शिवसेना विधायकों के साथ गायब हो गए और मुंबई से सीधे सूरत के लिए रवाना हो गए। देखते ही देखते उन्होंने ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के 40 विधायकों और लगभग 10 निर्दलीय विधायकों के साथ कई सांसदों का समर्थन जुटा लिया। अपनी पार्टी में हुई इस वोट को उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए और बहुमत गंवाने के कारण विश्वास मत का सामना किए बगैर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 30 जून 2022 को राज्य में फिर से शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी। तब शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने और एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री पद संभालने की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी आला कमान ने उसके उलट एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद अब बारी आई शरद पवार की एनसीपी में टूट की। एकनाथ शिंदे की सरकार मजे से चल रही थी, बहुमत का आंकड़ा भी पक्ष में था। बीजेपी 12 निर्दलीय 9 अन्य के साथ करीब 178 विधायक सरकार के समर्थन में थे। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब शरद पवार ने अपने विधायकों को टूटने नहीं दिया और अजित पवार को बेरंग एनसीपी में लौटना पड़ा। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद अजित पवार ने फिर से मौका देखा और एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी। 2 जुलाई 2023 को उन्होंने शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एनसीपी के बागी विधायकों की मदद से 288 सदस्यों की विधानसभा में महायुति के विधायकों की संख्या 218 पहुंच गई। चलने लगती है। अलग अलग पार्टी की विचारधारा है, अलग अलग वोटर है, अलग अलग नेतृत्व है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। हालांकि 4 जून को काफी कुछ कंफ्यूजन कम हुआ और महाराष्ट्र की राजनीति में सभी की अपनी राजनीतिक उपयोगिता रही है, हालांकि किसी की कम और किसी की ज्यादा। असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी, सबको जनता ने कुछ न कुछ वोट से जरूर नवाजा है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लायबिलिटी है तो अजित पवार है, उनको ही जनता ने न्यूनतम मत दिया है। ये लायबिलिटी भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ी, शिंदे को उठानी पड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती मानी जाती। इसके बाद अजित पवार ने भी एकनाथ शिंदे के नक्शे कदम पर चलते हुए एनसीपी पर दावा ठोक दिया और खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। जल्द ही एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ आ गए। इसके बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच कानूनी और सियासी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें चुनाव आयोग ने अजित पवार को एनसीपी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। विचारधारा की बात करें तो ये स्पष्ट तौर पे देखने में आ रहा है कि शिवसेना का तो जन्म ही कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में हुआ था और जो कांग्रेस की एक वर्ग विशेष को लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जीवन काल से ही शिवसेना कहीं ना कहीं कांग्रेस से संघर्ष करती हुई आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में एक मुख्यमंत्री पद को लेकर के या यूं कहें कि सत्ता के शीर्ष को लेकर के संघर्ष हुआ और शिवसेना ने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक वैचारिक तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के एक महाविकास अघाड़ी के रूप में एक महागठबंधन बनाया और कहीं ना कहीं सत्ता की प्राप्ति करी। और उसके बाद में देखें तो इसी कारण को लेकर के बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ बहुत बड़ा गुट शिवसेना से टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ, जो एक वैचारिक रूप से ऐसे लग रहा था कि एक स्वाभाविक गठबंधन बना है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह कहें या वो राजनीति की अति चतुराई कहें और उन्होंने जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ करके
अजित पवार जी को अपने साथ मिला करके और महायुति बोल करके एक गठबंधन बना लिया और सत्ता में शामिल हो गए और उनको कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद भी उनको दे दिया गया। तो स्वाभाविक गठबंधन की बात करें तो ना महायुति में मुझे स्वाभाविक गठबंधन नजर आ रहा है और ना मुझे महाविकास अघाड़ी में स्वाभाविक गठबंधन नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम महायुति की बात करें तो यहाँ पे भी देखने में आ रहा है कि शरद पवार जी से ज़्यादा अजित पवार जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के प्रति उनकी शब्दावली और उनकी जो भाषा शैली है वो ज़्यादा तीखी रही है और वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं आज भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से वो मत भिन्नता रखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 103 विधायक और एनसीपी के अजित पवार गुट के पास 40 विधायक हैं। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में एनसीपी के शरद पवार गुट के पास 13 विधायक, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के साथ 15 विधायक और कांग्रेस के साथ 43 विधायक हैं। बगावत से पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना का चेहरा हुआ करते थे और शरद पवार एनसीपी के, लेकिन बगावत के बाद पार्टी का चुनाव चिन्ह और ओरिजिनल नाम बागी खेमे को मिल गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मशाल और शरद पवार की एनसीपी को तुरही चुनाव चिन्ह मिला। ये लोकसभा चुनाव दोनों नेताओं ने अपनी अपनी सिंबल पर लड़ा और कामयाबी भी हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं की असली परीक्षा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 27 न्यूज। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में कई समानताएं नजर आएंगी। हरियाणा में 5 सीटें छीनने वाली कांग्रेस को बीजेपी से महज 1.5% अधिक वोट मिले थे। महाराष्ट्र में महायुति को 17 सीटों पर सीमित करने वाले महाविकास अघाड़ी को महज 0.16% वोट अधिक मिले। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को ओबीसी दलित वोट बैंक में सेंध लगने का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने कांग्रेस से हिसाब किताब बराबर कर लिया। मुझे लगता है कि हरियाणा की तरह भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हरियाणा जीत कर आई है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उसका जो नैरेटिव 2024 4 जून को थोड़ा सा कमजोर हुआ था, पॉलिटिकल नैरेटिव, वो हरियाणा की टीम में तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास जरूर रचा है। और निश्चित बात है, इस बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को भी अगर और झारखंड विजय प्राप्त कर लेती है तो 4 जून को जो उसकी प्रतिष्ठा में थोड़ी सी क्षरण हुई थी, कमी आई थी, उसको निश्चित ही वो चुनावी नतीजे के बाद राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए लाड़की बहन योजना शुरू की है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की है। इसके अलावा शहरी वोट बैंक को साधने की रणनीति के तहत राज्य के 5 अहम टोल नाकों से गुजरने वाले स्थानीय लोगों के हल्के वाहनों को टोल फ्री कर दिया गया है। पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार के द्वारा बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, तो ये चीज़ भी हमें देखने में आ रही है कि अभी हमारे यहाँ भारतीय राजनीति की एक परंपरा सी बन गई है कि जब भी चुनावी वर्ष होता है तो जो सत्ताधारी दल होता है वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं और जनता के लिए लाभार्थी स्कीम्स लागू करते हैं और घोषित करते हैं, जिसका चुनाव में कहीं ना कहीं लाभ मिलता ही है। ये चीज़ देखने में हमें आई है और इससे महाविकास अघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है उसकी कितनी चुनौतियां बढ़ गई। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो निश्चित रूप से एक चीज़ और यहाँ पे देखनी पड़ेगी और वो ये है कि किसी भी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी या एक प्रो इनकम्बेंसी का एक वातावरण होता है, लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल की बात करें तो इसके अंदर वो चीज़ भी हमें देखने में नहीं मिलेगी। हम उसका भी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि शुरुआती जो 2.5 साल थे उसके अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार और उसके बाद में लगभग इतना ही कार्यकाल महायुति की सरकार रही है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को ओबीसी बहुल पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ था। इन तीनों क्षेत्रों की 26 सीटों में महज 9 सीटें ही जीत पाई और महायुति को 14 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। महाविकास अघाड़ी सिर्फ कोंकण इलाके में ही बेहतर प्रदर्शन कर पाई, जबकि मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना दबदबा साबित किया। महाविकास अघाड़ी अब ओबीसी और दलितों की नाराजगी दूर करने, समर्थक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की रणनीति पर जोर लगा रहा है। बात आता है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सरकार को लगा कि कहीं हम आने वाले समय में चुनाव हार ना जाएं, और इसीलिए जो सभी सरकारें करती हैं, शिंदे बीजेपी सरकार ने एक सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं को घोषणा करते हैं, लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करते हैं। अब देखना यह है कि लोक लुभावन योजनाएं क्या हरियाणा की तरह उनको विजय दिला पाएंगी या राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह लोक लुभावन घोषणाएं होने पर भी गहलोत सरकार हार गई थी। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन योजनाओं का क्या लाभ मिलने जा रहा है हरियाणा की तरह या राजस्थान की कांग्रेस सरकार की। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इसमें कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। अब अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने 48 में 30 सीटें जीती, वहीं सत्तारूढ़ महायुति केवल 17 सीट ही जीत पाई। लोकसभा चुनाव के इस प्रदर्शन से विपक्षी गठबंधन के हौसले बुलंद दिख रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि विधानसभा चुनाव एक अलग राजनीतिक खेल होने जा रहा है, क्योंकि राज्य और स्थानीय स्तर के मुद्दे प्रचार पर हावी रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल पहले कभी इतना गर्म नहीं रहा, जिसमें 6 मुख्य दल अपने वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद में निश्चित रूप से देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसका निश्चित रूप से देखिए, इसका आगामी महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में निश्चित रूप से फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई दल इस प्रकार से अप्रत्याशित जीत दर्ज करता है तो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है और पार्टी के अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और दूसरी तरफ अगर जीती हुई बाजी कोई दल हारता है तो उसके कार्यकर्ताओं में एक निराशा आती है और ऊर्जा का जो संचार होता है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव होता है। अगर हम बात करें आज की तारीख में हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद में, तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ था और एक आत्मविश्वास की वृद्धि हुई थी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा था। और हरियाणा के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में अप्रत्याशित जीत को लेकर के, कांग्रेस की अनपेक्षित हार को देख करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के मनोबल और उसके कार्यकर्ताओं के ऊर्जा में कुछ ठहराव आया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल और ऊर्जा कहीं ना कहीं एक पिछड़ती हुई दिख रही थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी वृद्धि का संचार हुआ है, जिसका निश्चित रूप से देखिए आगामी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को इन चीजों का लाभ होता ही है। महाराष्ट्र में मुंबई शामिल है, जो देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल पार्टी को संसाधनों और धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि देश के ज्यादातर उद्योगपतियों का कारोबार या आवास मुंबई में ही रहता है।